ये साल था 1996 का, मार्वल के लिए एक डिजास्टर साल। उनका स्टॉक 93.3% तक क्रैश हो गया। वो स्टॉक जो कभी $35.75 का था, वो गिरकर सिर्फ $2.38 का रह गया। इससे भी बुरा, मार्वल $700 मिलियन के कर्ज में डूबा हुआ था, जो आज के टाइम में तकरीबन $1.3 बिलियन बनता है। कॉमिक शॉप्स बंद हो रही थी और लग रहा था कि मार्वल का वक्त खत्म होने वाला है। लेकिन फिर एक बोल्ड मूव ने सब बदल दिया। आज मार्वल सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि ये एक $150 बिलियन का एम्पायर बन चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको पर्दे के पीछे ले जाऊंगा, ये दिखाने के लिए कैसे मार्वल ने हॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम्बल खेला और जीत गया। एक $700 मिलियन के कर्ज से लेकर $150 बिलियन के एम्पायर तक ये एक अल्टीमेट राइज टू वेल्थ कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, आई एम हुज़ैफा, लेट्स स्टार्ट। 1968 तक मार्वल दुनिया पर राज कर रहा था। हर साल 50 मिलियन कॉमिक बुक्स बेच रहा था। डीसी कॉमिक्स के साथ शदीद दुश्मनी एस्टैब्लिश कर रहा था। कॉमिक बुक्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रही थी, ये प्राइज्ड कलेक्टर आइटम बन गई थी। रेयर एडिशंस 80s और अर्ली 90s में हजारों डॉलर्स के लिए बिक रही थी। लगता था मार्वल का सक्सेस हमेशा चलेगा। हर तरफ लिमिटेड एडिशन कॉमिक्स पब्लिश हो रही थी और फैंस उन्हें खरीद रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बबल्स टूटने से पहले ऐसे ही लगते हैं। अर्ली 90s में मार्वल पीक पर था। स्पाइडरमैन, एक्समैन और फैंटास्टिक 4 कॉमिक्स बेच रहा था। सब कुछ गोल्डन लग रहा था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। गलत फाइनेंशियल डिसीजंस और क्वेश्चनेबल मूवीज ने मार्वल के स्टॉक को फ्री फॉल कर दिया। जो ब्राइट फ्यूचर लग रहा था, वो एक नाइटमेयर बन के रह गया। 1993 में उनका स्टॉक $35.75 पर शेयर था। सिर्फ 3 साल बाद वो गिरकर $2.38 का रह गया। अ कंप्लीट कोलैप्स। नील गेमन ने कहा था, आप एक इंसान को बहुत सारी कॉमिक्स बेच सकते हो, स्पेशली अगर आप उन्हें गारंटी करो कि ये हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप बबल्स और ट्रूलिप्स बेच रहे हो और एक दिन बबल टूटेगा और ट्रूलिप्स वेयर हाउस में सड़ जाएंगी। और 1993 में ये बबल्स फाइनली टूट गया। मार्वल की सेल्स 70% से गिर गई। 1996 तक वो $700 मिलियन के कर्ज के नीचे दब गया। फेल इतना बुरा था कि मार्वल को अपने एम्प्लॉइज ऑफ करने पड़े। वो अपने पेपर सप्लायर को भी पे नहीं कर सकते थे। मतलब वो अपने कॉमिक्स प्रिंट करने के लिए भी टूट गए। इंडस्ट्री ने मार्वल को डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये बात आपको शायद नहीं पता, मार्वल ऑलरेडी अपने ए लिस्ट कैरेक्टर्स की मूवी राइट्स बेच चुका था। एक्समैन के राइट्स 1993 में 20th सेंचुरी फॉक्स को सिर्फ $2.6 मिलियन में दिए। स्पाइडरमैन के राइट्स 1999 में सोनी को $7 मिलियन में बेच दिए। और फैंटास्टिक 4 की फिल्म राइट्स एक जर्मन कंपनी कॉन्स्टेंटिन फिल्म को 1992 में दिए गए थे, इतनी कम प्राइस में कि वो कभी डिस्क्लोज भी नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि मार्वल के पास बचा क्या था? सिर्फ उनके बी टीम हीरोज, और उसमें अवेंजर्स शामिल था। एमसीयू के शुरू होने से पहले दी अवेंजर्स मोस्टली ऐसे कैरेक्टर्स पर बेस्ड था जो म्यूटेंट्स नहीं थे और अपनी कॉमिक्स बेचने के लिए पॉपुलर नहीं थे। जब मार्वल बैंकक्रप्ट हो रहा था, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स अलग अलग स्टूडियो को बेचना शुरू कर दिए। लेकिन बात ये थी, किसी को अवेंजर्स नहीं चाहिए थे। स्टूडियो सिर्फ स्पाइडरमैन, एक्समैन और फैंटास्टिक 4 जैसे हैवी हिटर्स के पीछे थे। आयरन मैन, जिसको लोग समझते थे कि वो बोरिंग कैरेक्टर है। थॉर, जो इतना कॉम्प्लेक्स लगता था कि बिग स्क्रीन पर कभी काम नहीं करेगा। कैप्टन अमेरिका, जो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए काफी पैट्रियोटिक लगता था। और ब्लैक विडो, जो मेन स्ट्रीम कल्चर में प्रैक्टिकली एक नोबडी थी। बेसिकली सब ने इन कैरेक्टर्स को वर्थलेस समझा। ये लेफ्ट ओवर्स थे, अंडरडॉग्स थे। दूसरी तरफ ब्लेड, एक्समैन और स्पाइडरमैन जैसी फ्रेंचाइजीज लेट 90s और अर्ली 2000s में सिनेमाज में बहुत सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन मार्वल को प्रॉफिट्स का एक छोटा हिस्सा मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, ब्लेड ने 1998 में $70 मिलियन कमाए थे, लेकिन मार्वल को सिर्फ $25,000 मिले। और स्पाइडरमैन के टोबी मैगवायर वाले फर्स्ट 2 फिल्म्स ने $1.5 बिलियन कमाए, लेकिन मार्वल को सिर्फ $62 मिलियन मिले। लेकिन तभी मार्वल ने बोल्ड डिसीजन लिया। राइट्स बेचने के बजाय उन्होंने अपनी फिल्म्स बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा सोचा क्यों? देखो, क्योंकि इस तरह वो 100% प्रॉफिट रख सकते थे। वो इस तरह बेकारियों की तरह पैसा
नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके पास पैसा नहीं था। और तभी मार्वल ने हॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल खेला। 2005 में मार्वल ने मैरिल लैंच इन्वेस्टमेंट कंपनी को कन्विंस किया और $250 मिलियन लोन लिया अपने बचे हुए कैरेक्टर्स के राइट्स के अगेंस्ट। सिर्फ 2 कंडीशंस थी, हर मूवी का बजट $165 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा और वो PG-13 होगी, और अगर मूवीज फेल हुई तो वो सब कुछ खो देंगे। वॉल स्ट्रीट ने इसे फाइनेंशियल सुसाइड कहा, लेकिन एक शख्स था जो मार्वल के प्लान पर यकीन रखता था, केविन फीज। केविन ने 1999 में एक इंटर्न के तौर पर शुरुआत की। बाय 2027 सिर्फ 8 साल बाद वो मार्वल के प्रेसिडेंट बन गए। अब जब एक बड़ा लोन सिक्योर कर लिया गया तो उनको सिर्फ एक जबरदस्त पहली मूवी बनानी थी, लेकिन ये आसान कहाँ था। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। पहला स्टेप था कैरेक्टर्स के इलेक्शन। मार्वल ने एक्चुअली किड्स के साथ फोकस ग्रुप्स चलाए जहां उनको काफी सुपर हीरोज दिखाए गए और पूछा गया कि उनमें से किसका टॉय वो सबसे ज्यादा चाहेंगे। जवाब था आयरन मैन। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मार्वल के पास आयरन मैन के राइट्स नहीं थे, वो वार्नर ब्रदर्स के पास थे। वो राइट्स लगभग एक डिकेड तक उनके पास रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये कैरेक्टर मूवी के लायक है। फिर शेयर लक की वजह से इस टाइम पर राइट्स एक्सपायर हो गए थे और मार्वल ने उन्हें वापस ले लिया। आप देखते हैं जब एक स्टूडियो मूवी राइट्स खरीदता है, अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर मूवी नहीं बनाता तो राइट्स वापस ओरिजिनल ओनर के पास चले जाते हैं। इसी वजह से सोनी हर 5 साल में कम से कम एक स्पाइडरमैन मूवी रिलीज करता है। खैर ये अलग टॉपिक है किसी और दिन के लिए। इसी तरह मार्वल ने आयरन मैन के राइट्स वापस ले लिए एकदम सही वक्त में MCU को शुरू करने के लिए। अब मार्वल स्टूडियो के लिए जरूरी था कि ऑडियंस टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से प्यार करे, सूट से ज्यादा। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, कॉमिक बुक कम्युनिटी के अलावा पब्लिक को पता ही नहीं था कि आयरन मैन कौन है। ऊपर से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट करना एक बोल्ड और रिस्की डिसीजन था। उस वक्त RDJ की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मार्वल अपना आखिरी पैसा सबसे स्लो घोड़े पर लगा रहा है। और शौक ये था कि आयरन मैन की शूटिंग के वक्त फुल स्क्रिप्ट तक नहीं थी। फिर 2 मई 2008 का दिन आया जब आयरन मैन फाइनली थिएटर्स में रिलीज हुआ। पैरामाउंट का प्रोजेक्शन था कि ओपनिंग वीकेंड में सिर्फ $40 to $50 मिलियन कमाया। मार्वल के खुद के बोर्ड को लगता था कि मूवी बस ब्रेक इवन करेगी, लेकिन शाम तक डेविड मेजल को फोन आया कि $60 मिलियन का ट्रैकिंग हो रहा है और रात 10 बजे तक मूवी $100 मिलियन कमा चुकी थी सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में। मूवी का बजट $140 मिलियन था और आयरन मैन वर्ल्ड $585 मिलियन कमाने में सक्सेसफुल हुई। ये वो टाइम था जब मार्वल ने रियलाइज किया कि उन्होंने गोल्ड स्ट्राइक किया है। MCU की पहली फिल्म एक जबरदस्त सक्सेस थी और उसके बाद फिर उनकी ग्रोथ की कोई याद नहीं रही। लेकिन यहाँ असली जीनियस आया, रैंडम डिस्कनेक्टेड सीक्वल्स बनाने के लिए। मार्वल ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने पहले नहीं सोचा था। उन्होंने एक इंटरकनेक्टेड फिल्म्स का यूनिवर्स क्रिएट किया। कैरेक्टर्स एक दूसरे की मूवीज में क्रॉसओवर करते, टीम अप करते और स्टोरी लाइन्स शेयर करते, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। सिनेमा हिस्ट्री में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब तक 34 इंटरकनेक्टेड मूवीज के बाद मार्वल स्टूडियोज $31 बिलियन से ज्यादा कमा चुका है, जो इसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म फ्रेंचाइज बनाता है। हर फिल्म हिट नहीं थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर मैसिव सक्सेसेस थी और बहुत बड़ा प्रॉफिट लाई। एवेंजर्स एंड गेम का ओपनिंग वीकेंड $1.2 बिलियन था, एक ऐसी फिगर जिसने हॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। एंड गेम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी, $2.8 बिलियन की अर्निंग्स के साथ, जब तक अवतार ने री रिलीज करके अपना टाइटल वापस नहीं ले लिया। लेकिन अगर आप सोचें तो ये सब कुछ आयरन मैन से स्टार्ट हुआ था। आयरन मैन अब तक सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम्बल है। इतने प्रेशर के बाद मार्वल के पास चॉइस ही नहीं थी कि एक मास्टरपीस क्रिएट करें, और ऊपर से आयरन मैन ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसने सुपर हीरो मोल्ड तोड़ दिया। मोस्टली सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, जैसे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन। लेकिन आयरन मैन के फाइनल मोमेंट्स में टोनी स्टार्क ने कुछ अनइमेजिनेबल किया। उसने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी वर्ल्ड के सामने रिवील कर दी। न कोई छुपना, न मास्क, सिर्फ एक बोल्ड और अनएपोलोजेटिक डिक्लेरेशन। I am Iron Man. ये कुछ बिल्कुल नया था जो ऑडियंस ने कभी नहीं देखा था। सुपर हीरोज को अक्सर अपनी पहचान छुपाते देखा गया, लेकिन टोनी स्टार्क ने खुद को खुलकर एक्सेप्ट किया। उसने एडवाइस के खिलाफ जाके भी अपनी मर्जी से सब कुछ किया, और इस लेवल का कॉन्फिडेंस किसी सुपर हीरो में पहले नहीं देखा गया।
और RDJ के कैरिज्मा ने सब कुछ परफेक्ट बना दिया। उसने सिर्फ आयरन मैन एक्ट नहीं किया बल्कि वो आयरन मैन बन गया। उसने कैरेक्टर को इतना डीपली फील किया कि एक्टर और सुपर हीरो में कोई फर्क ही नहीं रहा। जैसे स्टैन ली ने कहा, दैट मैन वाज बर्न टू बी आयरन मैन। फिर आता है डिज्नी। 2009 में जो मार्वल को $4 बिलियन में खरीद लेता है। उस वक्त लोगों को लगा कि डिज्नी ने ओवरपे किया है, लेकिन प्रोड्यूसर आवी अराड का नजरिया कुछ और था। उसने पोटेंशियल देखा और जाना कि मार्वल एक दिन वो पावर हाउस बनेगा जो आज है। और गैस करो, आज मार्वल एक साल में वही $4 बिलियन जनरेट करता है जो बी टीम हीरोज कहे जाते थे। आज वो सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन से भी ज्यादा कीमती हैं। डिज्नी प्लस के कुछ शोज जैसे लोकी, वांडाविजन 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले चुके हैं और ये सब उन कैरेक्टर से शुरू हुआ जिनमें पहले लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मार्वल ने ये सब कैसे किया? These are based on 3 simple formulas. नंबर 1, कोर एसेट्स पर भरोसा। जब हर स्टूडियो एवेंजर्स को रिजेक्ट कर रहा था, मार्वल ने रिस्क लिया और आयरन मैन को चांस दिया, जो एक आइकॉनिक ओरिजिन स्टोरी बन गई। नंबर 2, कैलकुलेटेड रिस्क। मार्वल ने हर मूव सोच समझ कर ली, फेलियर्स को प्लान किया और ये इंश्योर किया कि उनसे बचा जा सके। नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। डेविड मेजल का आइडिया था इंटरकनेक्टेड स्टोरीज क्रिएट करना, जो मार्वल के ग्रैंड यूनिवर्स की फाउंडेशन बनी। और केविन फीज हर प्रोजेक्ट को बड़ी स्टोरी का हिस्सा बनाता है। ये सब प्लानिंग, डेडिकेशन और टैलेंटेड टीम की वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये थी मार्वल की कहानी, जो सिर्फ सुपर हीरोज की नहीं बल्कि रिस्क, प्लानिंग और विजन की भी है। लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जब लोग आपके आइडियाज को बेकार समझे, मार्वल को याद करो। उन्होंने अपनी बी टीम को सबसे वैल्यूएबल IP बना दिया। शायद आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट वही हो जो दूसरे लोग इग्नोर कर रहे हैं। जो कुछ खोया उस पर फोकस करने के बजाय सोचो कि जो बचा है उससे क्या कर सकते हो। ट्रेंड फॉलो करने के बजाय खुद ट्रेंड बनो। यही सोच मार्वल को $700 मिलियन के डेट से $150 बिलियन के एम्पायर तक ले गई।